a new chapter. दो पेपर के बीच में आपने कुछ पढ़ाई की कि नहीं की? मैं तो पिज़्ज़ा खाने चली गई। मतलब स्कूल में आई थिंक इट वाज मोर इन्फोर्स्ड बाय द एग्ज़ाम्स और टीचर्स कि तुम्हें इतना पढ़ना है और इतने अच्छे से करना है, यू शुड गेट दिस मच मार्क्स और थिंग्स लाइक दैट। बट लाइक IIT में इट इज़ जस्ट कॉम्पिटिशन, तो बिकॉज सब लोग इतना ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं तो यू ऑल्सो फील कि हमें भी ज़्यादा पढ़ना है, वी हैव टू बी एट पार विद देम। तो मतलब आई वॉज तो हैप्पी कि इतने टाइम का जो मैंने मेहनत करी है, दिस इज़ द फाइनल डे जहाँ पे आई कैन प्रूव माई सेल्फ। खुद का भी आपको कुछ स्टैंड होना चाहिए कि मेरे को इतना करना था एंड अचीव दैट, तो दैट इज़ गुड। यू शुडंट बी वरीड कि दूसरे कर रहे हैं तो मेरे को इस बात से टेंशन हो गई। तो आई थिंक दैट इज़ अ कॉज फॉर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, स्पेशली IIT में। पेरेंट्स को भी थोड़ा ऐसे एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि अगर आपका बच्चा परेशान हो रहा है तो ये ना सोचे कि पेरेंट्स से पूछने से पहले कि ये तो सोचेंगे कि मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा एंड लाइक मेरे को कोचिंग में डाला, इतना टाइम लगाया मेरे पे और ये सारी चीज़ें। तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो तंग हो जाता है एक पॉइंट पे आके। लाइक JEE प्रेप में एक पॉइंट पे आके आपको लगता है कि मेरे तो स्कोर वही का वही रह रहा है या मेरी रैंक नहीं आ रही या थिंग्स लाइक दैट। तो मोस्ट बच्चों के साथ होता है, दैट डजंट मीन कि आगे जाके वो अच्छा नहीं कर सकते। तो 10th में आई वाज जस्ट ट्राइंग आउट कि कैसे बैलेंस करते हैं स्कूल को एंड साथ में कोचिंग को। कोचिंग और स्कूल कितना अलग होता है इन टर्म्स ऑफ क्या कोर्स पढ़ा रहे होते हैं, कितने रिगरसली वो टेस्ट करते हैं। तो 11th में आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद द टीचर्स एज वेल एज द स्केड्यूल जो बैठ गया था। तो इसलिए 11th और 12th में मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उससे। हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार, योर होस्ट ऑन VMC अनस्क्रिप्टेड, सिर्फ VMC के यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट त्रिशा मलिक, जो VMC के एक स्टूडेंट भी हैं और IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हैं। तो वेलकम त्रिशा टू दिस पॉडकास्ट। हेलो एवरीवन, थैंक यू सर। तो त्रिशा, पहले जिससे अब हम क्वेश्चंस के अंदर जाएं और बात करें, तो मुझे ध्यान है कि आपकी प्रिपरेशन जो भी थी वो मेजरली कोविड टाइम्स में थी, है ना, और ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लेते थे। तो आपको कहाँ से ये आइडिया आया, कहाँ से मोटिवेशन आया, कहाँ से थॉट आया कि आपको IIT में जाना है और इंजीनियरिंग को परस्यू करना है? सो मेरे दोनों पेरेंट्स कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, तो लाइक घर पे थोड़ा सा वो रहता ही था कि दिस इज़ अ गुड थिंग टू डू। और मैथ्स में मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था, इवन बिफोर 10th और इवन बिफोर PCM चूज़ करनी थी। तो मतलब ऑलवेज आई न्यू कि दिस इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू ट्राई। सो PCM तो लेनी ही थी, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग वाज द बेस्ट ऑप्शन एंड उसमें से भी टॉप कॉलेजेस IIT। सो दैट्स आई वाज रियली मोटिवेटेड फॉर दिस। तो कब आपने तैयारी शुरू कब की JEE की अपनी, या सीरियसनेस से बेसिकली कब आपने स्टार्ट किया? 9th में, 10th में, 11th में? सो लाइक मैंने 10th क्लास में VMC ज्वाइन किया था, विच वॉज माई फर्स्ट कोचिंग क्लास। तो तब इट वॉज कि आई वॉन्टेड टू टेस्ट कि कैसा होता है और कैसे करना है, बिकॉज आई न्यू कि 11th एंड 12th मेरे को बहुत सीरियसली करनी पड़ेगी। तो 10th में आई वॉज जस्ट ट्राइंग आउट कि कैसे बैलेंस करते हैं स्कूल को एंड साथ में कोचिंग को। कोचिंग और स्कूल कितना अलग होता है इन टर्म्स ऑफ क्या कोर्स पढ़ा रहे होते हैं, कितने रिगरसली वो टेस्ट करते हैं। तो 11th में आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद द टीचर्स एज वेल एज द स्केड्यूल जो बैठ गया था। तो इसलिए 11th और 12th में मेरे को काफ़ी हेल्प मिली उससे। तो जो प्रिपरेशन रही, तो अब जैसे बात करते हैं कि जो बच्चे 2024 में देने जा रहे हैं या 25 में देने जा रहे होंगे, तो लास्ट के मंथ सब चल रहे हैं। लास्ट के मतलब अगर फर्स्ट अटैम्प्ट देखें तो फर्स्ट ही मंथ चल रहा है, फिर सेकंड आएगा अटैम्प्ट अप्रैल वाला, और फिर एडवांस आएगा। तो जब आप पढ़ते तो आपका तीनों में से फेवरेट कौन सा था सब्जेक्ट, और किससे थोड़ा सा मज़ा नहीं आता था, या स्कोर नहीं आता है तो थोड़ा सा नहीं लगता है कई बार कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा? तो कौन से थे आपके वो सब्जेक्ट्स? फेवरेट तो मेरा फिजिक्स था, बिकॉज मतलब वो लॉजिकल तो था ही, ऊपर से उस रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी उसमें सबसे ज़्यादा होती थी। बिकॉज मैथ्स भी लॉजिकल है बट मतलब रियल लाइफ में एकदम दिखता था, स्पेशली वो मैकेनिक्स वाला चैप्टर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर कुछ रोल कर रहा है तो रियल लाइफ में इट वुड बी लाइक कि हाँ कर रहा है, बट जब उसके पीछे की मैकेनिक्स सीखते हो आप, मतलब हर चीज़ लॉजिकली सीखते हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था। एंड मतलब इसी वजह से थोड़ा केमिस्ट्री आई डेंट रियली लाइक।
The physical chemistry was fine because मतलब it was related to physics कुछ part पे. But हाँ मतलब chemistry में there were some topics which confused me a little bit. Even जहाँ में पे एक्सेप्शन आ जाते थे yeah. कि पहले कहते थे ये करो, फिर अगले में कहते थे ये मत करो। हाँ तो थोड़ा लगता था कि जनरलाइज क्या करें इस चीज़ से, मतलब कहाँ ये लगाएं कहाँ ये लगाएं. बट वो भी थर्ड टाइम बाद आई रियलाइज्ड कि उसको कैसे पढ़ना होता है. वी कांट जस्ट स्टडी केमिस्ट्री द वे वी स्टडी मैथ्स या फिजिक्स, स्पेशली ऑल द चैप्टर्स उसमें. तो बाकी जैसे अगर हम कहते हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट का अगर मीडियन देखें तो कहते हैं कि मैथ्स में मज़ा नहीं आता या मैथ्स में कम स्कोरिंग आता है, तो आपके लिए केमिस्ट्री बेसिकली वो सब्जेक्ट था जिसमें आपको लगता था कि मेरे को थोड़ा कम इंटरेस्ट आ रहा है या कम उसको पढ़ना है. तो अभी जैसे आजकल स्ट्रेस की बहुत बातें हो रही हैं, है ना, और आप IIT दिल्ली में और कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, तो स्कूल की पढ़ाई में जो अब स्कूल में पढ़ा आपने इतने समय और फिर जब IIT के अंदर गए, तो रिगोरोसिटी जो दोनों की होती है ना, या स्ट्रेस वर्ड आजकल यूज़ बहुत हो रहा है, मुझे लग रहा है यूज़ तो कम हो रहा है, मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है. मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि स्कूल की स्टडीज़ की रिगोरोसिटी और IIT के अंदर और ख़ासतौर से कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर की रिगोरोसिटी में क्या डिफरेंस है? मतलब स्कूल में आई थिंक इट वाज मोर इन्फोर्स्ड बाय द एग्जाम्स और टीचर्स कि तुम्हें इतना पढ़ना है और इतने अच्छे से करना है, यू शुड गेट दिस मच मार्क्स और थिंग्स लाइक दैट. बट लाइक IIT में इट इज़ जस्ट कॉम्पिटिशन. तो बिकॉज सब लोग इतना ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं तो यू ऑल्सो फील कि हमें भी ज़्यादा पढ़ना है, वी हैव टू बी एट पार विद देम और ऐसे. तो इट्स नॉट लाइक कि IIT में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट पर आ रहे होते हैं जो ज़्यादातर लोग को नहीं समझ आता. समझ तो आता है बट वो डेप्थ में जाना, वो ढंग से करना एंड वो सब चीज़ें अलग हो जाती है कि आपको पता है कि दूसरे लोग इतना अच्छे से पढ़ के जाएंगे उसी टॉपिक को, इतने प्रॉब्लम्स ला के जाएंगे, पेपर देख के जाएंगे, तो आपको भी लगता है कि हमें भी ये सब करना है. बट उसमें भी मतलब यू हैव टू बी केयरफुल कि किस पॉइंट पे आपको करना है कि हाँ आई हैव डन इनफ और काफ़ी है, मुझे दूसरों को देखकर स्ट्रेस नहीं लेना है. मतलब खुद का भी आपको कुछ स्टैंड होना चाहिए कि मेरे को इतना करना था एंड अचीव दैट, तो दैट इज़ गुड. यू शुडंट बी वरीड कि दूसरे कर रहे हैं तो मेरे को इस बात से ही टेंशन हो गई. तो आई थिंक दैट इज़ अ कॉज फॉर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, स्पेशली IIT में. तो IIT के अंदर भी PYQ करते हैं लोग क्या? या मतलब कुछ कुछ तो लाइक कोर्स डिपेंडेंट होता है, कुछ कुछ में होता है कि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इवन सीनियर्स रिकमेंड कि कर लो कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाएगा और काफ़ी इजी हो जाते हैं. बिकॉज मतलब हमारे 3 घंटे के एग्जाम नहीं होते, हमारे 1 घंटे 2 घंटे के होते हैं, तो टाइम मिड सेम और एंड सेम पे डिपेंड करता है कि कैसे है, और प्रॉफ टू प्रॉफ भी डिपेंड करता है. हाँ कि कोई ओपन बुक भी कर देता है, कोई कुछ भी कर देता है, बहुत वेरिएशंस बहुत होते हैं. वेरिएशंस होते हैं ना. तो स्कूल में बड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है और वहाँ पे तो बेसिकली लर्निंग है, जो आप जितना लर्न कर सको उतना कम है ना, राइट. तो अभी हाँ जैसे लास्ट के टाइम में चल रहा है, आपके प्रोफेशन की पूरी भी बात करें तो जैसे बहुत सारे बच्चों से जब हम मिलते हैं तो जो एक कह सकते हैं कि सपोर्ट की बात जब होती है, तो एक तो चलो कोचिंग का सपोर्ट हो गया, जो घर पे पेरेंटल सपोर्ट होता है वो एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए. तो आपकी जर्नी में, आपके सक्सेस में, तो आपके पेरेंटल सपोर्ट कैसा रहा और कैसे आपने उसको बेस्ट यूटिलाइज किया? आई मीन मेरे तो काफ़ी सपोर्टिव थे पेरेंट्स शुरू से. दे वर लाइक कि वी नो कि तुम्हें इसके प्रिपेयर करना है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है एंड लाइक बाकी चीज़ें तुम नहीं कर पाओगे तो वील हैंडल दैट. मतलब अगर तुम्हें कोई और काम करना है विच यू कांट डू तो हम तुम्हें ऐसे टोकेंगे नहीं कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे या वो क्यों नहीं कर रहे. तो आई थिंक काफ़ी चीज़ों में उन्होंने काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग थे, काफ़ी हेल्प करी मेरी उसमें. एंड इवन मतलब पेरेंट्स को भी थोड़ा ऐसे एनवायरनमेंट बनाना चाहिए कि अगर आपका बच्चा परेशान हो रहा है तो ये ना सोचे कि पेरेंट्स से पूछने से पहले कि ये तो सोचेंगे कि मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा एंड लाइक मेरे को कोचिंग में डाला, इतना टाइम लगाया मेरे पे और ये सारी चीज़ें. तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो तंग हो जाता है एक पॉइंट पे आके. लाइक JEE प्रेप में एक पॉइंट पे आके आपको लगता है कि मेरे तो स्कोर वही का वही रह रहा है या मेरी रैंक नहीं आ रही या थिंग्स लाइक दैट. तो मोस्ट बच्चों के साथ होता है. दैट डजंट मीन कि आगे जाके वो अच्छा नहीं कर सकते. तो वो सपोर्ट रहना चाहिए पेरेंट्स का. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात त्रिशा ने की और मैं सारे पेरेंट्स से इस वीडियो के थ्रू ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर मार्क्स का या एक टेस्ट में ख़राब होने का प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहिए. इवेंचुअली बेस्ट अपना अगर स्टूडेंट दे रहा है तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही, है ना, चाहे वो वन फॉर्म में आए या अदर फॉर्म में आए, वो अच्छा आएगा ही आएगा. तो अब जैसे आप थोड़ा स्टूडेंट्स को बताओ कि इस समय पर सब्जेक्ट वाइज, मतलब
पॉज लेके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में लास्ट के 1 महीने में क्या स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए? क्योंकि आप 99.9 उस परसेंटाइल जेई में भी लाए थे और फिर एडवांस में भी रैंक लाए, कंप्यूटर साइंस में गए। सो मैथ्स में तो जितना सर हमें कहते थे कि लास्ट के टाइम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देखना चाहिए जो बोल रखा है कि बहुत मुश्किल है। ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने चाहिए जो आपको लगे कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इसमें। तो थोड़ी वही आपको मतलब इस टाइम पे आपको पता होता है कि आपको मैथ्स में इस सब्जेक्ट मतलब इस टॉपिक में ये थोड़ा सा वीक है, तो उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। पर न्यू और बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स ऐसे देख के नहीं जानी चाहिए कि मैं अभी देख लेता हूँ और बाई चांस ही आ गई उसमें तो क्या होगा। जिसको हम कहते हैं कार्निवोरस टाइप की प्रॉब्लम्स है ना, जो देखने में बहुत फैंसी लगती है बट कभी एग्जाम में आती नहीं है, या इतना डिमोटिवेट कर देती हैं कि स्टूडेंट को कि उसको लगने लगता है कि मैंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी इस चैप्टर की। हाँ, बिकॉज ये टाइम क्रूशियल तो ज़्यादातर इस चीज़ पे होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि वहाँ टेस्ट में आपको ऐसे हिट कर रहा होता है कि यही टेस्ट से सब कुछ बदल जाना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तब आपका टेम्परामेंट सही हो और तब आप ऐसे घबरा ना रहे हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स करो जिससे आपको और कॉन्फिडेंस आए और बिल्डअप हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ अच्छे से। एंड फिजिक्स में भी आई थिंक सेम ही रहता है कि जो टॉपिक्स आपको थोड़े से वीक लग रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन करो जिससे आपकी वो ज़रा सा स्ट्रॉन्ग हो। इट शुडंट बी बहुत हार्ड कि आपको देख कर ही लग जाए कि ये मैंने क्या करा है पिछले 2 साल में, कि ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा मेरे को। और केमिस्ट्री में आई थिंक रिवाइज करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कैसे भी कहेंगे मतलब याद तो रखनी ही पड़ती है। कितना भी आप लॉजिक लगा लो, कितना भी इनऑर्गेनिक तो बेसिकली याद रखनी ही पड़ेगी और उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ना। और लाइक एज भी मिल जाता है अगर आपको कुछ चीज़ें याद है तो आप एकदम क्वेश्चन हो जाता है, तो और टाइम का बेनिफिट हो जाता है ना। तो टाइम के बेनिफिट से इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं कि पेपर देते समय मुझे लगता है कि देखो वो तो एक डे है ना, किसी का अच्छा है तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट काफ़ी सारे लोग ना टेंस भी हो जाते हैं मुझे लगता है और एग्ज़ाम टेम्परामेंट को मेंटेन नहीं करते हैं। तो एग्ज़ाम से एक रात पहले आप कितनी देर सोए थे? मैं तो पूरा 7-8 घंटे ही सोई थी मतलब। और ये एग्जैक्टली यही है जो हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर स्लीप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है और जब एग्ज़ाम में एक्चुअल ज़रूरत पड़ती है तो वो काम नहीं कर रहा होता उतना इफेक्टिवली जितना इफेक्टिवली उसको काम करना चाहिए, है ना। और पेपर के अंदर तीनों सेक्शन में आपने टाइम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था? 1-1 घंटा जो जैसे होता है कि 3 घंटे का पेपर था, तो उसमें कितना टाइम आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था? आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? फिजिक्स में आई थिंक 1 घंटा अराउंड ही देती थी मैं। केमिस्ट्री में मैं 1 घंटे से थोड़ा कम कर देती थी और जो उसका बचा वो फिर मैं मैथ्स में कॉम्पनसेट कर देती थी। तो लाइक मतलब 45 मिनट्स अगर केमिस्ट्री कर दिया मैंने तो 15 मिनट उसमें एक्स्ट्रा मैथ्स में दे दिया। और इट वाजंट लाइक कि मैंने फिजिक्स स्टार्ट किया तो पूरा फिजिक्स ख़त्म ही करूँगी, तो मतलब स्विच करते रहते थे। तो यू गॉट टू नो कि इस बार केमिस्ट्री मुश्किल लग रहा है तो आई हैव टू गिव टाइम देयर, या मतलब थोड़ा डिसीजन आपको उस पॉइंट पे भी लेना पड़ता है कि क्या मैथ्स में टाइम देने का फ़ायदा है या केमिस्ट्री में मैं स्कोर कर सकती हूँ या फिजिक्स में कर सकती हूँ। तो वो ज़्यादातर चेंज होता रहता था, बट मेनली ये होता था कि फिजिक्स तो ऑलमोस्ट 1 घंटा फिक्स्ड ही होता था। केमिस्ट्री और मैथ्स में 2 घंटे कैसे डिवाइड करने हैं वो। तो बेसिकली जो केमिस्ट्री का टाइम था जो हम नॉर्मली वो आप मैथ्स में यूटिलाइज कर लेते हैं, तो नॉर्मली हम सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि केमिस्ट्री से बचा हुआ टाइम मैथ्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो जो मॉक्स में जब आप मॉक देते थे वीएमसी के अंदर, तो जो मॉक में स्ट्रेटजी बनाते थे वो सेम स्ट्रेटजी ही आपने फाइनल एग्जाम में यूज़ की या कुछ उस दिन सोचा था आज नया करेंगे कुछ? नहीं, आई थिंक मतलब मैंने मेंस की बहुत प्रैक्टिस करी थी, तो मतलब प्रैक्टिस का सेंस ही ये था कि अगर मैं एक दिन में 3 पेपर कर रही हूँ लगातार, तो मतलब मेरा टेम्परामेंट ऐसे बैठ जाना चाहिए कि ये काइंड ऑफ मिले आदत बन जाए। तो आई तो मतलब डिडंट थिंक कि वहाँ जाके चेंज करना चाहिए। तो बेसिकली अपनी स्ट्रैटेजी जो है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप अपने जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसकी एनालिसिस से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सेक्शन आपके लिए बेस्ट काम करता है फर्स्ट नंबर पे और किसको सेकंड पे लेना है और किसको थर्ड पे लेना है और किसके अंदर कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। मेरे हिसाब से बहुत स्टैंडर्ड है जेई इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए कि 1 घंटा वो फिजिक्स में लगाएं, 40-45 मिनट्स केमिस्ट्री में लगाएं और 1 आवर 15 मिनट्स या 1 आवर 20 मिनट्स जो है वो मैथमेटिक्स को दें। लास्ट मोमेंट पे नए चैप्टर्स कुछ बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। उनको लगता है कि 2 साल हमने नहीं पढ़ा या 3 साल जो भी उनका प्रिपरेशन का टाइम था या 1 साल, और
उसमें वो पजल आउट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, है ना? तो क्या लगता है आपको कि ये स्ट्रेटजी काम करती है या नहीं करती है? मतलब अगर चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है तो फिर तो आप बहुत अटकोगे, आपको लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट इसके साथ कैसे यूज़ होगा, या हमने तो ये पढ़ा था अब ये कह रहे हैं, तो डैट इज़ तो नहीं, नॉट रिकमेंडेड, मतलब वो तो नहीं करना चाहिए। पर अगर कोई फैक्चुअल चैप्टर है तो आप तब भी सोच सकते हो। जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पहले होता था, अब या हट गया। हाँ, यस सर, मतलब ऐसे जैसे चैप्टर्स होते हैं तो वो टीचर्स खुद भी बोल देते हैं कि देख लो, मतलब अपने टाइम के हिसाब से कर लो, पर जो मेन चैप्टर्स है वो तो आपको पहले ही करके early जाने होते चाहिए। हैं। तो नए चैप्टर लास्ट मोमेंट पे अगर कंसेप्चुअल है, जो मोस्टली होते ही हैं, तो उसको नहीं छूना है। बोर्ड के एग्ज़ाम, है ना, की डेट भी अनाउंस हो गई है और क्लोजली रहते हैं हमेशा, है ना, एक आध महीने का ही डिफरेंस रहता है और कुछ बच्चे पजल भी होते हैं दोनों को लेके। तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी थी और आप इस जनरेशन को, मतलब जो अब एग्ज़ाम देने वाली जनरेशन है, इसको क्या एडवाइस करना चाहोगे? मतलब पीसीएम तो आपकी अच्छे से हो ही जाती है, जो लाइक मैथ्स में तो एनसीईआरटी की आई डोंट थिंक ज़रूरत पड़ती भी थी, मतलब बिकॉज कॉन्सेप्ट ही हैं दोनों में, और आपने अगर जेई के लिए अच्छे से कर रखा है तो मैथ्स की आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत नहीं है। फिज़िक्स में मैंने थोड़ा सा गो थ्रू किया था बट इट वॉजेंट वेरी रिगरस, और केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक तो हम एनसीईआरटी से ही करते थे, तो वो तो हमारे को अच्छे से आती थी। तो उस वो वाले चैप्टर्स हटा के दूसरे चैप्टर्स भी आई वेंट थ्रू थोड़ा सा, पर ऐसा नहीं होता कि मेरे को 1 महीने पहले आई नीड टू मेक अ टाइम टेबल कि अब ये चैप्टर, अब ये चैप्टर। तो वो हो जाता है, लाइक लास्ट हफ्ते में भी आराम से हो जाएगा जितना मैंने किया। एंड इंग्लिश एंड पी या फिर आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है उसमें आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, बट आई थिंक वी कैन मैनेज दैट विद द जेई। तो और मुझे लगता है कि जो 1 महीना का अप्रॉक्सीमेटली टाइम मिलता है जेईई अटेम्प्ट से लेके और बोर्ड के बीच में, उसमें इंग्लिश आराम से की जा सकती है ना? राइट। अब जब जेईई के जनवरी अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी अच्छी परसेंटाइल आ जाती है और सेकंड अटेम्प्ट आप देने जा रहे हो जिसकी बहुत ज़्यादा फिर रिक्वायरमेंट नहीं है और एडवांस ही आपका फोकस है, राइट? तो एडवांस के लिए आपने कैसे काम किया था, तो थोड़ा वो बताइए। और क्या बोर्ड के बीच में जैसे बहुत टाइम मिलता है, कई बार पेपर के बीच में गैप्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े गैप्स होते हैं, तो उसमें भी क्या जेईई का पढ़ा था आपने या नहीं? क्या मतलब मेरा मतलब मेन एम तो जेई था, तो बोर्ड्स तो आई न्यू, इतना कॉन्फिडेंस तो था मेरे को कि मैं कर लूँगी अच्छे से, तो बीच में जब टाइम मिलता था तो मैं जेई करती थी। और इवन जेई एडवांस वाज माय मेन फोकस, तो जेई मेंस जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से हो गया तो आई न्यू कि मतलब मेरा मेन फोकस हुआ है तो मुझे उधर ही फोकस करना चाहिए। लाइक सेकेंड अटेम्प्ट मैं उतने ही नॉलेज या उतने ही प्रिपरेशन पे निकाल लूँगी जितना मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। तो इट्स नॉट लाइक वो प्रिपरेशन गई, तो वो प्रिपरेशन के साथ तो आपने एक अटेम्प्ट दे दिया है, तो आई थिंक नेक्स्ट अटेम्प्ट भी उससे आपका निकल जाएगा अच्छा खासा। एंड एडवांस्ड लाइक मेंस के बाद फिर मेरे को काफ़ी टाइम मिल गया बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट एंड एडवांस में टाइम होता है, तो उसमें आई वाज एबल टू डू जो मुश्किल प्रॉब्लम्स मेरे को लगती थी और जो थोड़े डरावने टॉपिक्स लगते थे, तो थोड़ा सा मैंने उनको करा ट्राई, बट इसी माइंडसेट से किया कि दे आर हार्ड, तो अगर मेरे को नहीं आ रहा तो इट्स नॉट कि मैंने कुछ किया नहीं है 2 साल में, या इट्स नॉट वेरी डीमोटिवेटिंग। तो थोड़ा प्रिपेयर करके मैंने लास्ट के टाइम पे थोड़ा सा उनको ट्राई करने की कोशिश करी, बट वही अगर कोई वीक एरिया है तो उस पर तो फोकस करना ही है। करना ही पड़ेगा, राइट? राइट। एडवांस का पेपर जो 2 शिफ्ट में होता है और मतलब प्रैक्टिस तो करते ही हैं, खैर हम लोग, आप लोग भी करते थे, अभी भी बच्चे कर ही रहे हैं और कोचिंग सभी प्रैक्टिस कराती हैं। और जब एक्चुअल एडवांस होता है तो जून का महीना या मई लास्ट होता है ना? तो गर्मी भी होती है ना? तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का जो पूरा गेम है, बेसिकली मुझे लगता है शिफ्ट 2 काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर होती है एडवांस के अंदर, है ना? क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे उसमें बर्न आउट हो जाते हैं, या फर्स्ट पेपर का यूफोरिया होता है या डिप्रेशन होता है, जो भी होता है वो सेकंड पेपर में कैरीड आउट हो ही जाता है कहीं ना कहीं। कैसे मैनेज किया था आपने दोनों शिफ्टों को और किस तरीके से बॉडी क्लॉक को सेट किया था कि जे एडवांस के दोनों पेपर में एक्सेलेंस रहे? सो मैंने तो लाइक एडवांस आई थिंक 1 या 2 दिन पहले थोड़ा रिलैक्स हो गई थी कि मेंटली आई वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज अगर मैं पहले से ही ये सोच के जाऊंगी कि ओ माय गॉड एडवांस्ड है और ये दिस इज़ द फाइनल पेपर, तो मैं बहुत टेंस रहूँगी।
तो मतलब मैंने पूरा अच्छे से सोया, फिर उसके बाद सुबह उठ के भी आई वाज लाइक कि ये रिवाइज कर लेते, वो रिवाइज कर लेते, बिकॉज उससे और आई थिंक टेंशन बिल्डअप हो बिल्डअप जाती हो है। जाती है। और बीच में भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, तब भी आई वाज थोड़ा सा रिलैक्स्ड। आई वाज लाइक जितना अभी तक पढ़ा है उस पे थोड़ा आई शुड ट्रस्ट माई सेल्फ कि जो अभी तक प्रिपरेशन करी है दैट इज़ इनफ। तो मतलब थ्रू आउट द डे मैंने ज़्यादा यही ट्राई किया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब इस माइंडसेट में ना हूँ कि दिस इज़ द एंड और या फिर ऐसा कुछ। तो मतलब आई वाज तो हैप्पी कि इतने टाइम का जो मैंने मेहनत करी है, दिस इज़ द फाइनल डे जहाँ पे आई कैन प्रूव माई सेल्फ। तो मतलब मेरे को तो काफ़ी इतना स्ट्रेसफुल नहीं लगा वो डे, और काफ़ी अच्छा लगा कि अ न्यू दो चैप्टर पेपर के बीच में आपने कुछ पढ़ाई की नहीं नहीं की? मैं तो पिज़्ज़ा खाने चली गई। बेस्ट है। और बीच में आपके जैसे आपने कहा पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, पेरेंट्स बीच में आए थे, उन्होंने Yeah. कुछ पेपर के बारे में पूछा? दोनों पेरेंट्स बाहर ही थे, लाइक 2 घंटे 3 घंटे वो वेट ही कर रहे थे, और आके भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि कैसा गया, बिकॉज़ उनको भी पता ही था। आई थिंक मैंने भी उनको बताया था कि मेरे से मत पूछना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझनी कि 2 पेपर के बीच का जो टाइम है, उसमें ना तो फ्रेंड से बात करनी चाहिए, और ना ही पेरेंट्स को ये पूछना चाहिए कि पेपर कैसा हुआ, क्योंकि वो शाम को 5 बजे भी पूछा जा सकता है हाँ। ना? तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ भी होता है, वो भी लंबी बताते थे कि मैंने इतना कर लिया, और उससे लगता है कि यार अंदू सही नहीं कर पाए, और फिर पेरेंट्स ने क्वेश्चन पूछ लिया तो सेकंड पेपर में बच्चे को कहीं ना कहीं डिप्रेशन सा या टेंशन हो जाती है। टेंशन तो हो ही जाती है ना, राइट? तो आप अब बच्चों को क्या एडवाइस करना चाहोगे कि जो लास्ट के अभी ये 4 मंथ्स हैं, बेसिकली 5 मंथ्स डिसाइडिंग मंथ्स हैं, हाउ दे शुड बिहेव इन दीज मंथ्स? एंड एक और क्वेश्चन भी इसमें आप आंसर कर दो साथ में ही कि सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन जो होता है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन जो है, उसको आपने कैसे मैनेज किया? तब तो कोविड भी था और पीक कोविड था तब तो, है ना? तो आपने कैसे मैनेज किया? तो ये सारी एडवाइस एक बार मिला के दे दो जरा बच्चों को। सो सोशल मीडिया और फ़ोन तो मेरे को कभी ऐसे नहीं करना पड़ा कि मतलब सेल्फ टच पैड वाला फ़ोन लेना पड़े या थिंग्स लाइक दैट। तो वो मेरा खुद ही मैनेज हो गया, बिकॉज आई वाज सो फोकस्ड ऑन जेई। तो मतलब आई डोंट थिंक वो इतना अच्छे से काम करता है अगर आप अपना फ़ोन पे स्क्रीन टाइम लगा दो या फिर आप फ़ोन पेरेंट्स को दे दो या समथिंग लाइक दैट। आपको खुद से ही अंदर से होना चाहिए कि मेरे को इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना, बिकॉज दिन के 4-5 घंटे अगर आप फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो तो मतलब मेजॉरिटी टाइम तो आपका जो पीक आवर्स हैं जिसमें आप प्रोडक्टिव हो सकते हो वो तो उसी में चला गया। तो मतलब अंदर से ही मेरे को लगता था कि 20 मिनट फ़ोन यूज़ करने के बाद कि अभी बहुत हो गया, एक स्ट्रेच में हाउ कैन आई यूज़ सो मच फ़ोन। तो वो तो आई थिंक मैंने ऐसे ही मैनेज किया था कि थोड़ा माइंडफुल होना कि मैं कितने टाइम से फ़ोन यूज़ कर रही हूँ लगातार। और बाकी जो मैंने प्रिपरेशन करी थी लास्ट के मंथ्स में, तो यूजुअली ये होता था कि मेरे को पता है कि ये टॉपिक से मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। अगर इसका क्वेश्चन आ गया तो एक बार एग्ज़ाम में मैं ज़रूर सोचूंगी कि पता नहीं मेरे से होगा या नहीं होगा। तो उसी टॉपिक्स के और प्रॉब्लम्स लगा लिए, बिकॉज जो टॉपिक में मेरे को कॉन्फिडेंस था वो तो आई थिंक मैं कर लेती थी। तो मेरे को नहीं लगा कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए जिस टॉपिक से मेरे को डर लगता था, क्योंकि बिकॉज कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको बस आपके दिमाग में बैठा होता है, जबकि आप अच्छे से कर सकते हो। वो लोग ही बेसिकली आप कह सकते हो कि एक बना देते हैं कि ना, ये जैसे रोटेशन के लिए बना दिया है कि दुनिया में सबसे टफ है। मुझे नहीं लगता कि इतना टफ कभी भी वो है, मतलब इंटरेस्टिंग है ना, इंटरेस्टिंग है, कई सारी डायमेंशंस एक साथ सोचनी होती हैं, बट टफनेस तो नहीं है, बेसिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना, राइट? तो आईआईटी के अंदर आप पढ़ाई ही करते हो सिर्फ, या कुछ क्लब्स भी ज्वाइन करे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करते हो? हाँ, मैंने एथलेटिक्स टीम ज्वाइन की थी, तो लास्ट ईयर मैं इंटर आईटी भी गई थी, उसमें मेडल्स भी आए थे, तो वो भी काफ़ी फ़न होता है। लाइक उसमें टीम बॉन्डिंग होती है, उसमें अलग लाइक हमारे सीनियर्स ही इतनी हमें संभाल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, और इस बार तो हम भी सीनियर्स हैं। तो मतलब वो फीलिंग आती है कि कैसे मैनेज करना है लोगों को और कैसे लोगों के साथ रहना है, और ऑब्वियसली इंटर आईआईटी है और स्पोर्ट्स है, तो थोड़ा वो भी होता है कि हम अपने आईआईटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्राउड फील होता है। और अभी आप इससे टॉक से पहले बता रहे थे मेंटर के बारे में, तो थोड़ा वो बताइए बच्चों को कि आईआईटी के अंदर मेंटोरशिप जो है, जैसे वीएमसी में हम मेंटोरशिप करते थे, कि आईआईटी में कैसे सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं और कैसे वो सपोर्ट सिस्टम चलता है?
ओके, सो 2 तरह के मेंटर होते हैं। एक तो मेंटर होते हैं ओवरऑल मेंटर, वो होते हैं कि जब आप फर्स्ट ईयर में आएँगे तो आपको थर्ड ईयर का एक आपके सेम डिपार्टमेंट का सीनियर आपको सुपरवाइज़ करेगा। मतलब वो आपके ऊपर होगा, आप उससे जो चाहे पूछ सकते हो। अ, तो एक तो चीज़ ये होती है और एक होती है एकेडमिक मेंटर्स। वो होते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में ही होते हैं वो, तो वो ये ध्यान रखते हैं कि अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मतलब अकाड्स रिलेटेड, तो आप उनके पास जा सकते हो। वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के होते हैं और वो सबके जनरल होते हैं। पर ये जो ओवरऑल मेंटर है वो होता है कि 5 लोगों पे 1 मेंटर हो या 6 लोगों पे 1 मेंटर हो। तो वो इट्स लाइक जब तक आप आईआईटी में हो तब तक वो आपका मेंटर है, आप उससे कुछ भी पूछ सकते हो। तो जस्ट टू एनकरेज स्टूडेंट और सीनियर का ओपन अप विद इन द आईटी एंड इन ए न्यू प्लेस दे शुड नॉट फील कि वो एक नई दुनिया में आ हाँ। गए हैं और उनको हुँ। वेयर अबाउट्स नहीं पता चल रहे हैं कि कहाँ जाना है क्या करना है। तो वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, राइट। लास्ट क्वेश्चन कि अब अ, जो बेस्ट है वो आपके पास है, आईआईटी दिल्ली है, कंप्यूटर साइंस है, क्या करना चाहते हैं? यूपीएससी, एमबीए, एमएस, स्टार्टअप, सब कुछ आपके सामने है। सो अभी तो आई एम थिंकिंग कि प्लेस फॉर प्लेसमेंट और जॉब के लिए तो आई थिंक कुछ टाइम तो मैं जॉब करूँगी। उसके बाद आई वाज़ थिंकिंग कि मे बी आई विल डू मास्टर्स इन पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। तो देन आई विल सी, बिकॉज़ आई थिंक थोड़ा-सा एक्सपीरियंस होना इज़ और इम्पोर्टेंट। दुनिया में एक्चुअली क्या हो रहा है, हाँ। क्योंकि एक्चुअली कॉलेज में जो होता है वो हुँ, कंपनी हुँ। के अंदर नहीं होता है, और वो एनवायरनमेंट भी काफ़ी अलग होता काफ़ी है। अलग होता है। सो थैंक यू सो मच दिशा फॉर स्पेंडिंग टाइम एंड कमिंग हियर एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी काम की बातें जो हैं इस टॉक से सीखी होंगी और वो अपने इस लास्ट मंथ्स में इम्बाइब करें और जो 25 में जाने वाले हैं वो अपनी प्रिपरेशन को इन्हीं लाइनों पर लेके चलें, जिससे कि वो भी जो है इनके जूनियर के फॉर्म में इस साल या अगले साल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में दिल्ली, बॉम्बे जो भी चाहते हैं वहाँ पर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।